कल हमारा समुद्री जल का खारापन तक हो गया था। ठीक है, आज देखेंगे हम जल का असंगत व्यवहार। तो सामान्यतः पदार्थ का ठोस रूप उसके द्रव रूप की तुलना में भारी होता है, परंतु जल का व्यवहार इसके विपरीत होता है। आपने देखा होगा कि गर्मी के दिनों में शरबत को ठंडा करने के लिए डाले गए बर्फ के टुकड़े जल के ऊपर तैरते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है। तो क्या होता है, जो बर्फ है वो जल की तुलना में क्या होता है, भारी होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम पानी में बर्फ को डालते हैं तो बर्फ तैरने लगता है। क्यों तैरने लगता है? क्योंकि जो बर्फ का घनत्व है वो जल के घनत्व से क्या होता है, कम होता है। इसी के कारण क्या होता है, जो बर्फ है वो बर्फ जो है वो जल में तैरने लगता है। बर्फ का घनत्व जल के घनत्व से कम होता है, इसी कारण वो क्या हो जाता है, जल में वो तैरने लगता है। जल का घनत्व 4 अंश सेल्सियस पर अधिकतम होता है। यह 1 किलोग्राम प्रति लीटर है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर है। इसलिए बर्फ को जल में डुबाने पर उसका भार 1/9 भाग जल की सतह के ऊपर रहता है और 8/9 भाग जल के नीचे। तो जो जल का घनत्व है वो 4 अंश सेल्सियस पर अधिक हो जाता है और क्या है, ये 1 किलोग्राम प्रति लीटर में होता है। ठीक है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 किलोग्राम प्रति लीटर होता है। ठीक, जब हम बर्फ को जल में डालते हैं, बर्फ को क्या करते हैं, जल में डालते हैं, तो उसका बर्फ का 1/9 भाग है, बर्फ का 1/9 भाग है वो जल की सतह के ऊपर क्या करता है, तैरता है। बर्फ को हम जल में डालते हैं तो 1/9 भाग क्या हो जाता है, वो जल की सतह के ऊपर तैरता है और 8/9 जो भाग है वो जल के नीचे सतह पर तैरता है। 8/9 भाग किस में तैरता है, जल के नीचे सतह पर, और 1/9 भाग जो है वो जल की सतह के ऊपर रहता है। इसी कारण ठंडे देशों में समुद्र में तैरती बर्फ की चट्टानों के जल के अंदर डूबे हुए भाग का सही अनुमान नहीं लगाया जा सकता। इसलिए जल पोतों को बर्फ की चट्टानों के पास से गुजरते समय सावधानी रखनी पड़ती है। ठीक है, तो जो ठंडे देश है उसमें अगर समुद्र में बर्फ जब तैरती हैं, बर्फ की बड़ी बड़ी चट्टानें क्या होती हैं, तैरती हैं, तो जल के अंदर जो भाग रहता है बर्फ का, उसका अनुमान हम नहीं लगा पाते। ठीक है, अनुमान लगाया नहीं जा सकता है। जो समुद्र के अंदर, मतलब समुद्र में क्या होती हैं, बर्फ का बड़ी बड़ी चट्टानें तैरती हैं, तो उसमें जो जल के अंदर जो तैरती है उसके अंदर रहता है वो भाग का हम क्या कर सकते हैं, हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं। वैसे ही टाइटेनियम नामक जलप्रपात तैरती हुई बर्फ की चट्टानों से टकरा जाने से क्या हो गया था, डूब गया था, जिससे सैकड़ों यात्रियों की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। बर्फ का घनत्व जल की तुलना में कम होना जलीय जीवन के लिए वरदान है। अत्यधिक ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का ताप 0 अंश सेल्सियस से भी कम हो जाता है, समुद्र एवं झीलों के ऊपर वाला जल बर्फ के रूप में जमने लगता है तथा घनत्व कम होने के कारण बर्फ जल के ऊपर तैरती है। बर्फ के कुचालक होने के कारण बर्फ के नीचे वाली जल की ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती और जल का ताप अधिक बना रहता है। इस कारण जल में रहने वाले जीव जंतु एवं पौधे जीवित रहते हैं। ठंडे मौसम में जब वायुमंडल का जो ताप है वो 0 अंश सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठंडे मौसम में वायुमंडल का जो ताप है वो 0 अंश सेल्सियस से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो समुद्र और झीलों के ऊपर जो जल रहता है वो भी बर्फ के रूप में जम जाता है और घनत्व कम होने के कारण वो घनत्व कम होने के हो जाने के कारण क्या हो जाता है, वो जल के ऊपर वो तैरता रहता है। ठीक है,
बर्फ जो है वो कुचालक होने के कारण, बर्फ क्या हो जाता है, कुचालक होने के कारण जो बर्फ के नीचे वाली सतह पर जल रहता है, ये बर्फ है और बर्फ की नीचे वाली सतह पर क्या रहता है, जल रहता है, तो उसकी उष्मा जो है वो बाहर नहीं निकल पाती है और जल का ताप क्या हो जाता है, अधिक रह जाता है, जिसके कारण वहाँ जल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पौधे जो हैं, वो जीवित रहते हैं। ठीक है। और जल का घनत्व कम हो जाता है, जमने पर क्या हो जाता है, जल का घनत्व कम हो जाता है तथा उसका आयतन बढ़ता है। जब जल का घनत्व कम होता है तो उसका आयतन क्या हो जाता है, बढ़ता है। अगर आयतन बढ़ेगा तो जल का घनत्व क्या हो जाएगा, सॉरी, आयतन कम होगा तो जल का घनत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। दोनों क्या हो जाता है, अपोजिट होता है। अब हम देखेंगे कठोर कठोर एवं मृदु जल। ठीक है। नहाने तथा कपड़े धोने के लिए सामान्यतः साबुन का उपयोग किया जाता है। जब जल साबुन के साथ बहुत सा झाग देता है तो उसे हम मृदु जल कहते हैं। कुछ स्रोतों से प्राप्त जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग नहीं देता, उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं जो साबुन के साथ क्रिया कर अविलेय पदार्थ बनाते हैं, इस कारण पर्याप्त झाग नहीं देते। कठोर एवं मृदु जल, तो हम क्या करते हैं, नहाने और कपड़े धोने के लिए क्या करते हैं, साबुन का उपयोग करते हैं। तो जो जल क्या होते हैं, साबुन के साथ मतलब बहुत सारे झाग उत्पन्न करते हैं। जो जल जो है वो साबुन के साथ क्या करते हैं, वो बहुत सारे झाग उत्पन्न करते हैं, उसको हम मृदु जल कहते हैं। और कुछ जल ऐसे होते हैं जो साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करते, उसको हम क्या कहेंगे, कठोर जल कहते हैं। कठोर जल में क्या होते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं जो जिसके साथ वो क्रिया करके क्या हो जाते हैं, अविलेय पदार्थ बनाते हैं, इस कारण वो क्या करते हैं, वो झाग उत्पन्न नहीं कर पाती। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले रहते हैं जिसके कारण वो साबुन के साथ क्रिया करके क्या हो जाते हैं, अविलेय पदार्थ बनाते हैं, इसके कारण ही वो क्या करते हैं, पर्याप्त झाग हमको नहीं दे पाते हैं। ठीक है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और स्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुलने के कारण होती है, इसे जल को उबालकर दूर किया जाता है। स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम, मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट लवण घुले होने के कारण होती है। जल की स्थायी कठोरता को उबालकर दूर नहीं किया जा सकता है। हाँ, तो जल में कठोरता क्या होती है, दो प्रकार से होती है, एक दो प्रकार के कारण होती है, एक अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता जब जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट घुल जाने के कारण क्या होती है, उसमें अस्थायी कठोरता होती है। अगर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के घुले होने के कारण क्या हो जाते हैं, उसमें अस्थायी कठोरता होती है। और अस्थायी कठोरता को मतलब जल को उबाल कर हम इसको दूर कर सकते हैं। अस्थायी कठोरता को जल को उबाल कर हम अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। और स्थायी कठोरता अगर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड लवण घुले हैं उसी के कारण क्या होता है, उसमें अस्थायी कठोरता होती है। मतलब अस्थायी कठोरता मैग्नीशियम और कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड घुले होने के कारण क्या होती है, जल में स्थायी कठोरता होती है। और स्थायी कठोरता को हम मतलब उस स्थायी कठोरता को हम कुछ जल को उबाल कर दूर नहीं कर सकते हैं। स्थायी कठोरता को हम जल को उबाल कर उसको दूर नहीं कर सकते हैं। जल का विद्युत अपघटन। अब देखेंगे जल का विद्युत अपघटन। जल किन अवयवों से मिलकर बना है, इसे जानने के लिए विद्युत अपघटन किया जाता है। जल किन किन अवयवों से बना रहता है उसको जानने के लिए क्या किया जाता है, विद्युत अपघटन किया जाता है। तो उसके लिए आवश्यक सामग्री चौड़े मुंह वाली प्लास्टिक की बोतल, चाकू, दो छिद्र वाली रबड़, कार्क स्टैंड, सल्फ्यूरिक अम्ल, पानी, कार्बन की दो छड़ें, दो परख नली, बैटरी, माचिस। ठीक है। जैसे कि ये चित्र दिख रहा है, ये चित्र में हम क्या किए, एक बोतल लिए, तो बोतल के मुंह वाले जो सिरा रहता है, ऊपरी सिरा, उसको हम काट के क्या किए, काट दिए हैं और इसमें दो कार्क लगा दिए हैं। ये हो गया ये कार्क। ठीक है। रबर का कार्क लगा दिए हैं। ये क्या है, दो परख नली। ठीक है। और इसको बैटरी से जोड़ दिए हैं, इसमें स्टैंड की सहायता से इसको हम फिट कर दिए। ठीक है, ये हो गया।
तो हम ये बोतल में 2/3 जल लेकर उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। अब सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर ये जो कार्बन की इलेक्ट्रोड है, ये 2 कार्बन की इलेक्ट्रोड है, इसको हम परख नली में लगा देते हैं। परख नली में 2 परख नली है, उसमें इस तरीके से लगा देते हैं। ठीक है, अब इसको बैटरी से जोड़ देते हैं, तो इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं। ठीक है, बैटरी से लगा देते हैं, जोड़ देते हैं, तो मतलब इसको कुछ देर बाद जब हम देखते हैं तो गैस जो है और ये जो कार्बन की छड़ तक जो है वो ये जो जल है वो पूरा भरा भरा हुआ रहना चाहिए। ठीक है, परख नली तक ये आधा दिख रहा है और ये जो इलेक्ट्रोड है कार्बन के वहां तक पूरा जल भरा रहना चाहिए। अब हम कुछ देर बाद जब देखते हैं तो क्या होते हैं, जो गैस के जो बुलबुले हैं इलेक्ट्रोड के ऊपर उठकर इलेक्ट्रोड है ये, तो इलेक्ट्रोड से ऊपर उठकर क्या हो जाता है, परख नली में एकत्रित होने लगता है। जब कुछ देर बाद हम जब देखते हैं बैटरी से इसको जोड़ने के बाद, तो जो गैस के जो बुलबुले हैं वो इलेक्ट्रोड से ऊपर उठकर क्या हो जाता है, ये वाले परख नली में एकत्रित होने लगते हैं। तो हम जब परख नली को देखते हैं तो परख नली में एक परख नली की अपेक्षा दूसरी परख नली में क्या हो जाती है, 2 गुनी गैस है, 2 गुनी गैस एकत्रित हुए हैं। ठीक है, अब हम ये कार्बन की जो इलेक्ट्रोड है उसको हटा देते हैं। ये इसको अंगूठे से दबाकर क्या कर देते हैं, ये कार्बन की छड़ को हम हटा देते हैं। तब परख नली को मुंह को बंद करके परख नली के मुंह को बंद करके हम ये इलेक्ट्रोड को हटा देते हैं। इसको मतलब जब तक परख नली में पूरी गैस एकत्रित नहीं हो जाते तब तक हम उसको वही प्रयोग से करेंगे, और जब पूरी गैस एकत्रित हो जाती है तो इसको कार्बन की छड़ को हम परख नली के मुंह को दबाकर क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। ठीक है, तो जब हम देखते हैं परख नली में हम जलती ही माचिस की तो जब हम परख नली में माचिस की जलती हुई उसके परख नली के समीप हम जब ले जाते हैं, तो जब वो तीली जो है वो क्या होती है, माचिस की जो तीली है वो नीली लौ के साथ जब जलेगी तो उसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस उपस्थिति, वो हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाता है। जब वो नीली लौ के साथ जलेगी और भाप की आवाज उत्पन्न करते होती हैं, नीली लौ के साथ जलती हैं और भाप की आवाज उत्पन्न करती हैं, तो क्या हो जाती हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को दर्शाती हैं। ठीक है, और जब हम फिर से मतलब माचिस उसके समीप क्या करते हैं, परख नली के समीप जलती माचिस की तीली ले जाते हैं, तो क्या होता है, वो तेजी से जलने लगती हैं। क्या होती हैं, तेजी से जलने लगती हैं, तो क्या करती हैं, ऑक्सीजन गैस को दर्शाती हैं। ये ऑक्सीजन गैस के कारण होता है। ठीक है, हमको क्या देखना था, जो जल है वो किन किन अवयवों से बना रहता है, तो जल जो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनता है। जल किससे बना रहता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बना रहता है। ठीक है, अब हम जल में आयतन के अनुसार उसके मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे। आयतन के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखेंगे तो क्या होगा, जल में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से 2 गुनी होती हैं। हाइड्रोजन जो है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से 2 गुनी होती हैं। ठीक है, तो जल क्या होती है, 2 अवयवों से बनी होती हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से बनी रहती हैं, और जो आयतन के अनुसार जो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से 2 गुनी होती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे जल चक्र।